नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग यहां पे कंट्रोल सिस्टम का रिवीजन सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। ये जो सीरीज होगी एक ऐसी सीरीज है इसको हम कम टाइम में कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें से बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीज हम यहाँ पे कवर करें। और जैसे ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ता, हम एक एनालिसिस के बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, हमें उसको पूरा अटेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक हम क्या बोले कि कंट्रोल सिस्टम का एक निचोड़ होगा। इस सीरीज को ज्यादा बेनिफिशियल मैं उनके लिए बोलूंगा जो पहले एक बार पहले कभी पढ़ चुके हैं, और उनके लिए तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो मुझसे पढ़ चुके हैं। और जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं उनके थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है, तो इम्पॉसिबल ये भी नहीं है। बस आपको क्या करना होगा कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो उसका एक बार मैं अप्रोच तो बता दूंगा यहाँ पे। जैसे कुछ दिक्कत जाए तो आप थोड़ा बुक वगैरह देख लेना या फिर मेरे नोट्स देख लेना। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सभी के लिए ऑलमोस्ट ये होने वाला है, लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल उनके लिए होगा जो पहले कभी ना कभी कंट्रोल सिस्टम पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा एफर्ट्स अपने और लगाने होंगे। ये पूरा डिटेल्ड कोर्स नहीं है। डिटेल्ड कोर्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं अपने एप्लीकेशन पे। हमारे एप्लीकेशन पे जाके देखेंगे तो आपको डिटेल कोर्स वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है आज का, जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है, दैट इज आ कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पे एक बात आती है कि सर एक कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, जो कंट्रोल सिस्टम है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है कंट्रोल, एक है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? कोई भी चीज जो आप देखते हो, अगर वो कुछ भी इनपुट एक्सेप्ट करती है और कुछ आउटपुट निकालती है, देती है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। हर एक वो चीज जो कुछ इनपुट एक्सेप्ट करे और कुछ आउटपुट प्रेजेंट करे या प्रोवाइड करे, उसको हम बोलते हैं आपका सिस्टम। तो जैसे फैन है, तो फैन क्या करता है कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेप्ट करता है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अ सिस्टम। अब जो फैन है, क्या वो एक एलिमेंट से मिलकर बना है? क्या नहीं। फैन में मोटर लगी हुई है, ब्लेड्स लगी हुई हैं, नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, वायर्स हैं, है ना। तो इन सब से मिलके क्या बना है आपका यहाँ पे फैन बना है। वैसे कोई पूछे सिस्टम क्या है तो क्या बोलोगे? सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब बहुत सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। दैट एक्ट टुगेदर, मतलब ये सब मिलके आपस में काम करेंगे टू परफॉर्म अ डिजायर्ड टास्क, मतलब कुछ जो काम के लिए बनाया गया है वो काम करेंगे। और वी कैन से दैट which accept some input and provide some output are called systems। जैसे कि अमर ज्योति प्राइम, हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक सिस्टम है। कैसे? क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे कि अमर ज्योति प्राइम में क्या क्या चीजें हैं अगर आप देखो, तो यहाँ पे फैकल्टी है, यहाँ पे टीचर्स का ग्रुप है, यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपके पास एक नया पार्ट होगा, यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट्स है। तो इन सब मिल से क्या मिलके बन रहा है आपका अमर ज्योति प्राइम। और इस पे इनपुट कौन देता है? इसमें इनपुट देते हैं फैकल्टीज और आउटपुट आता है आपका सिलेक्शन। ठीक है ना। तो अमर ज्योति प्राइम भी एक आपका क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। तो हर एक चीज अब आपको क्या करना है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि आपके सामने कोई भी चीज देख लो और सोचो कि वो सिस्टम है कि नहीं है। सिस्टम का काम क्या है? इनपुट देना और आउटपुट देगा वो आपका वो सिस्टम। अब बात आती है यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम मतलब ये होता है कि आपका जो आउटपुट है, क्या वो आपके हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर मान लो घर में जो फैन लगा है वो एक सिस्टम तो है। अब ठंड का टाइम है, आप बस ये चाहते हो कि हल्का एक स्पीड से फैन चले, बहुत धीरे धीरे चले। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको हम कम स्पीड चला सकें, या फिर हम ऐसा चाहें कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा उसको बहुत तेज चला सकें? तो कंट्रोल सिस्टम क्या है? कंट्रोल सिस्टम इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग वेयर क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट इन अ सिस्टम इज कंट्रोल्ड। मतलब अब एक यहाँ पे वर्ड आया है क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ये समझिए कि जो फैन है उसके आपको लगता हो कि उसका सिर्फ एक आउटपुट है, तो ऐसा नहीं है।
उसमें मल्टीपल आउटपुट्स हैं। अगर आजकल के जो फैन है मैं बताऊं तो उनमें एक बल्ब भी लगा होता है, वो आजकल गर्म भी होते हैं। फैन तो गर्म होंगे ही ना, क्योंकि कॉपर लॉस होगा उसमें, है ना, तो वो भी हम आउटपुट मान सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को भी हम आउटपुट मान सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए आजकल के जो बल्ब हैं, या बल्ब बोलता हूं, आजकल के जो फैन है उसमें 3 आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। पहला तो मैकेनिकल एनर्जी, जो फैन रोटेट होता है। दूसरा, उसमें हम अगर एक बल्ब लगा दें तो उससे जो हमको लाइट मिलेगी वो भी हमारा एक आउटपुट माना गया। तीसरा, जो फैन गर्म होता है तो वो भी एक, जो गर्म होगा तो हीट में कन्वर्ट होगा, तो उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। तो हमने क्या बोला कि आपने दिया इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपके 3 आउटपुट यहां पे आ रहे हैं फैन में, कौन कौन से, मैकेनिकल, और आपका यहाँ पे लाइट एनर्जी मतलब इल्यूमिनेशन एनर्जी, और एक आपका हो गया यहाँ पे कौन सा, आपका हीट एनर्जी। तो अब इनमें से आपका इंटरेस्ट किस चीज को कंट्रोल करने में है? आपका इंटरेस्ट है किसको, हीट को नहीं। आपका इंटरेस्ट किस में है कि हम कितनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कितना मैकेनिकल एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट। हर एक सिस्टम के मल्टीपल चीजें होती हैं। आपका जो बॉडी है ना वो भी एक सिस्टम है। अब आप इसमें से किस चीज को कंट्रोल करते हो? कुछ लोग अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग अपने हेल्थ को कंट्रोल में करते हैं, कुछ लोग अपने है ना, कुछ लोग क्या करते हैं अपने कैरियर को कंट्रोल में करते हैं, है ना, कुछ लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल में करते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपका क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो हर एक सिस्टम के लिए क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैन के लिए क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वॉशिंग मशीन के लिए क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, लैंप के लिए क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ह्यूमन बॉडी के लिए क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक सिस्टम है, फैन है, जो कि बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसको मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। मैंने यहाँ पे कंट्रोलर लगा दिया। पहले जो इनपुट में डायरेक्टली फैन को देने वाला था, मैं फैन को नहीं दूंगा। किसको दूंगा? पहले मैं ये इनपुट अपने कंट्रोलर को दूंगा। तो कंट्रोलर से इसको अगर 1 स्पीड पे सेट करता हूं तो मेरा फैन कम स्पीड से घूमेगा। इसको मैं 2 पे लेके जाऊंगा तो थोड़ा तेज घूमेगा। इसको 3 पे लेके आऊंगा तो और तेज घूमेगा। 4 पे लेके आऊंगा तो और तेज घूमेगा। 1 पे लेके आ जाऊंगा तो फिर स्लो हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कंट्रोलर हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है जो कि सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोलर क्या है? कोई पूछे कंट्रोलर क्या, तो कंट्रोलर इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम दैट कंट्रोल द सिस्टम, है ना। जो सिस्टम को कंट्रोल करता है, कौन करता है? आपका कंट्रोलर करता है। अगर बात की जाए कि हमको कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजों को पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या हमारे पास ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, है ना, कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके बिना कंट्रोल सिस्टम कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। इसके बिना तो कुछ भी नहीं बनेगा। यही आपका मेन स्टार्ट होता है। हालांकि ये कंट्रोल सिस्टम के सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं तब भी आपको यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ सिलेबस में, क्योंकि मुझे पता है ना कि, और आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसके बिना कंट्रोल सिस्टम नहीं बन सकता। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। और इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि पूरा हम उसको सिग्नल सिस्टम स्टार्ट कर दें, नहीं। हम इतना पढ़ेंगे कि हमको कंट्रोल सिस्टम में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत ना जाए, हम उतना लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ लेंगे। और इवन मैं अगर बोलूं तो हम लोग आज के सेशन में जो हमारे पहला सीरीज बन रहा है उस पर भी हम लोग इतना ही करेंगे कि हमसे कंट्रोल सिस्टम का ये पार्ट यहाँ पे कवर हो जाए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ क्लियर है या एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। हम यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे। कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम को कैसे कंट्रोल करते हैं, कितने तरीके से कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने से क्या अच्छी चीज देखने को मिलती है, क्या खराब चीजें देखने को मिलती हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ये एक ऐसा पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एक कोई जो सिस्टम होता है ना, वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि फैन है, कोई एक सिस्टम है, उसमें 50 ब्लॉक है, मतलब 50 एलिमेंट है, और वो आपस में कनेक्ट होकर सिस्टम बना रहा है, तो मुझे बताना है कि हर एक ब्लॉक का एक कुछ फंक्शन होगा, हर एक ब्लॉक का, हर एक एलिमेंट का कुछ फंक्शन होगा। तो मुझे उन कंबाइंड सिस्टम का फंक्शन बनाना है। मतलब मुझे बहुत सारे जो ब्लॉक्स हैं उन सबको कम करके एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। उसको बोलता मैं आपका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन या फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको बताना सिस्टम क्या बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना है, उन सबको मुझे कंबाइन करके एक छोटे सिस्टम में बनाना है।
है ना। और एक चीज और मैं बोलूं कि मुझे क्या करना है एक्चुअली में, जो इंट्रोडक्शन में एक टर्म बताऊंगा आपको मैं, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन नाम की चीज बताऊंगा मैं। तो क्या होगा, यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन होगा। मुझे करना है कि मुझे उन सबको मिला के कंबाइंड ट्रांसफर फंक्शन बनाना है, ठीक है ना। तो ये मेरा यहाँ पे काम है। थर्ड होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। देखो मेरे पास जो मैकेनिकल सिस्टम्स होंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि टॉर्क होता है, मैकेनिकल वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल दुनिया की बात कर रहा हूँ। फोर्स हम लोग सुनते हैं, हम लोग स्प्रिंग सुनते हैं, हम लोग वहां पे प्रेशर के बारे में जानते हैं, डिस्टेंस के बारे में जानते हैं, एक्सेलरेशन का नाम सुनते हैं। तो ये सब क्या है, एक मैकेनिकल टर्म्स है। अगर हम इनको मैथमेटिकल अगर बोलें तो हम इनको कैसे इलेक्ट्रिकल से कंपेयर करेंगे। जैसे कि थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये पता होगा ना, फोर्स का काम क्या होता है, पुश करना, प्रोवाइड करना। फोर्स का काम क्या होता है, प्रोवाइड करना। और वैसे ही मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये प्रोवाइड करने वाला काम किसका होता है, मम्मी पापा का होता है। मतलब फोर्स का अगर कोई पूछे कि आपका जो एनालॉजी होगा या फिर फोर्स का मॉडलिंग कैसा होगा इन इलेक्ट्रिकल, तो क्या बोलोगे आप उनको, उनका जो मॉडलिंग होगा फोर्स का वो वोल्टेज में होगा। ये चार चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बस आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैकेनिकल दुनिया को हम इलेक्ट्रिकल दुनिया से एक तरह से क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। हम उनकी मॉडलिंग करेंगे, मॉडल बनाएंगे कि भाई फोर्स, अच्छा ये इसकी इक्विवेलेंट है, अच्छा ये स्प्रिंग इसकी इक्विवेलेंट है, इस टाइप का, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। और ये देखो, स्टेबिलिटी अगर बात की जाए तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आप अपने कैरियर में अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, है ना। तो स्टेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है आप ये समझो। आप जब से आपका बर्थ हुआ तब से आप ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के हो चुके हैं, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बाकी की जो दुनिया, बाकी की जो लाइफ आपको एक स्टेबल तरीके से बिता सके। स्टेबिलिटी एक सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से स्किप नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। स्टेबिलिटी का मतलब आपके लिए बोलूं कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सुबह शाम रोटी कपड़ा मकान आपको दोनों टाइम, तीनों टाइम आपको मिलता रहे, ये तो आपकी स्टेबिलिटी है ना। कि भाई कुछ भी हो जाए आपके पास यहाँ पे आराम से खाना पीना मिलता रहे, आपको मेडिकल सुविधा मिलती रहे, कोई इशू ना आए, ये आपकी स्टेबिलिटी है। कुछ खर्चे कुछ सामान लिए तो आपको सोचना ना पड़े, तो ये आपकी स्टेबिलिटी हो गई। तो स्टेबिलिटी को चेक करने का तरीका होता है ना। जैसे कोई आपकी नजर में आपको देखना हो कि कौन स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए मैं तरीका बताता हूं। एक होता है आपका स्टेबिलिटी चेक करने का बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। देखो बाउंडेड का मतलब होता है करेक्ट इनपुट करेक्ट आउटपुट। मतलब किसी को अगर हम करेक्ट इनपुट दे रहे हैं, सही इनपुट दे रहे हैं, वो सही आउटपुट दे रहा है, दैट मीन्स दैट वन इज स्टेबल पर्सन या स्टेबल सिस्टम। कोई भी सिस्टम है, अगर आप उसको सही इनपुट दे रहे हो, वो सही आउटपुट दे रहा है, दैट मीन्स दैट सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। एग्जाम्पल लेते हैं बल्ब का। एक बल्ब के लिए आप जो इनपुट देते हो कितना होता है, 220 वोल्ट। तो ये क्या है, एक बाउंडेड इनपुट है। अब 220 वोल्ट आपने दिया, बल्ब बढ़िया जल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट बल्ब इज अ स्टेबल सिस्टम। लेकिन अगर मैं क्या करूं, बल्ब है मेरे सामने, उसको मैं दे दूं 500 वोल्ट, मतलब क्या मेरा जो इनपुट है क्या वो बाउंडेड है क्या, नहीं, अनबाउंडेड इनपुट है। जब आपने अनबाउंडेड इनपुट दिया तो क्या आप उसमें स्टेबिलिटी के बारे में बात करोगे, नहीं करोगे भाई, क्योंकि आपने इनपुट ही खराब दिया, तो आप आउटपुट के बारे में कैसे बात करोगे, नहीं करोगे ना। तो याद रखना, स्टेबिलिटी हम हमेशा बाउंडेड इनपुट के लिए ही चेक करते हैं। कभी भी ऐसा मत बोलना कि आप उसको अनबाउंडेड इनपुट दो और फिर आप स्टेबिलिटी चेक करो, नहीं, गलत बात है ना। गलत बात यही है कि आप पहले एक इनपुट तो दो, करेक्ट इनपुट तो दो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि हाँ बाउंडेड आउटपुट आएगा। अगर बाउंडेड आउटपुट आ रहा है दैट मींस स्टेबल सिस्टम। या फिर आप ऐसा समझ लो कि आपके पास एक बल्ब है, 220 वोल्ट दिया और बल्ब आपका फट गया, तो क्या सिस्टम स्टेबल था, नहीं था, क्योंकि आपने इनपुट तो सही दिया, इनपुट तो आपने बाउंडेड दिया, लेकिन आउटपुट बाउंडेड आया क्या, नहीं आया, मतलब अनबाउंडेड आउटपुट, मतलब दैट सिस्टम इज नॉट स्टेबल। आप वहां पे क्लियर बोल पाए कि दैट सिस्टम इज नॉट स्टेबल। लेकिन एक बल्ब है 500 वोल्ट दिया, तो क्या आप उसमें स्टेबिलिटी बोलोगे, हम उसमें स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे समझो, कभी पूछा जाएगा आपसे कंट्रोल सिस्टम में कि आप किस स्टेबिलिटी को फॉलो करते हो, तो क्या बोलोगे, हम बीबो स्टेबिलिटी को फॉलो करते हैं। बीबो मतलब क्या, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी को हम लोग फॉलो करते हैं।
चलिए एक नया चीज हमको देखने को मिलता है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एनालिसिस का मतलब पता है क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको सिस्टम पता है, आपको इनपुट पता है, और आप आउटपुट के बारे में पता कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। अब यहाँ पे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास बहुत टाइप के सिस्टम्स होंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, इस टाइप के हमारे पास सिस्टम होंगे। ये हो सकता है जीरो ऑर्डर सिस्टम भी हो, है ना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर हम लोग सिस्टम लेंगे। हम उनको इनपुट डिफाइन करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास इनपुट्स होते हैं, हम वो इनपुट उनको प्रोवाइड दे करेंगे और देखेंगे आउटपुट को। अच्छा, जीरो ऑर्डर में ऐसा आउटपुट आता है, अच्छा चलो अच्छी बात है। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा, अच्छा सेकंड ऑर्डर में ऐसा हो जाएगा क्या? ओ, हमको ये सब देखने को मिला। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर को हम लोग जज करेंगे, ठीक है। और जज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हायर ऑर्डर सिस्टम को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करेंगे। अच्छा, जब कहीं पास 10th ऑर्डर सिस्टम होगा तो वो कैसे काम करेगा, हम एक थोड़ा सा बेसिक अप्रोच बना पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। एक नया पार्ट होता है रूट लोकस डायग्राम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जब कंट्रोल सिस्टम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हमको पता चलता है कि जो कंट्रोल सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि जो उसके जो पोल्स हैं, अब ये पोल क्या होते हैं आगे पता करेंगे, उसके जो पोल्स हैं वो किधर लाई करते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा रूट लोकस डायग्राम में कि अगर आप इसमें कंट्रोलर लगा दो, कोई कांस्टेंट लगा दो, तो उसमें उस कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करने पे आपकी स्टेबिलिटी में, आपके सिस्टम के रिस्पॉन्स में क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं, वो उसको हम बोलते हैं रूट लोकस डायग्राम। मतलब एक डायग्राम हम देख के सिस्टम के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छा अगर हम ऐसा कर दें तो अब ऐसा हो जाएगा। मतलब एक तरीके से ये जो पार्ट है ना, ये आपका डिजाइनिंग का पार्ट है। किसी भी सिस्टम का आप रूट लोकस डायग्राम देख के आप डिजाइन कर सकते हो कि अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूं ना, के की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं तो मुझे ऐसा सिस्टम मिल जाएगा, अगर के की वैल्यू मैं 100 ले लूं तो मुझे ऐसा सिस्टम मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंट्रोल सिस्टम की डिजाइनिंग करके भी देखेंगे कि मुझे किस टाइप के कंट्रोल सिस्टम को मैं डिजाइन कर सकता हूँ एज पर अवर रिक्वायरमेंट। वैसे अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन से, जैसे कि हमने टाइम डोमेन में टाइम वाले सिग्नल्स दिए थे, वैसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, जो कि आपके साइनसॉइडल सिग्नल्स होते हैं, वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे कंपनसेटर एंड कंट्रोलर। कंपनसेटर एंड कंट्रोलर क्या होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका सिस्टम है ना, उसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो उस दिक्कतों को सही करने के लिए हम कुछ दवाई वगैरह देते हैं या कुछ कंपनसेट करते हैं, है ना। जैसे मान लो आप खेती कर रहे हैं, ठीक है, कंपनसेट का मतलब बता दो, कंपनसेट मतलब क्या होता है, आप खेती करते हैं, है ना, और खेती करते हैं, मान लो पानी बहुत गिर गया, और पानी गिरने की वजह से आपका पूरा फसल खराब हो गया, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या करती है, कंपनसेट करती है ना। तो कंपनसेशन का मतलब क्या हो कि अगर कोई चीज की कमी हो रही है तो आप कोई दूसरी चीज ज्यादा दे दो, उससे उन लोग का मनोबल बना रहे, मतलब सिस्टम आप आराम से काम करता रहे, उसके लिए हम देते हैं कंपनसेटर। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर गवर्नमेंट ने कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया तो किसान क्या करेगा, क्योंकि उसका पास वो एक स्टेबल नहीं हो पाएंगे सिस्टम, तो उस स्टेबल को स्टेबल कंडीशन मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि चलो भाई आपका इतना नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, लो इतना आप हमसे ले लो, जिससे वो अपना काम करते रहें, स्टेबल मोड में रहें। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर वो कंपनसेशन और कंट्रोल प्रोवाइड नहीं किया गया, तो क्या वो स्टेबल कंडीशन मेंटेन रह पाएंगे, क्या नहीं रह पाएंगे। जैसे कि आप इसको अपनी बॉडी में समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि आपको तबीयत खराब हो गई, है ना, आप इनपुट लेते हैं, आपका सिस्टम बढ़िया काम करता है, आपका बढ़िया, आप अपना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं, मतलब आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इनपुट तो लिया, लेकिन अब आपको फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, तो उस टाइम पे आप इफेक्टिव काम कर पाते क्या, नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पे आपको अलग से कंपनसेटर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, मेडिसिन। जैसे आपने मेडिसिन ली तो वो आपका क्या करेगी, कंपनसेट करेगी जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम को सही करेगा और आपको नेक्स्ट डे से आउटपुट लाना सही कर देगा, ठीक है ना। तो कंपनसेशन अगर सही टाइम पे प्रोवाइड नहीं किया गया तो आपका सिस्टम अनस्टेबल मोड पे जा सकता है, आप भी अनस्टेबल मोड पे जा सकते हैं अगर आपने प्रॉपर टाइम पे सही कंपनसेटर यूज नहीं किया। तो सही मेडिसिन, ये समझना, एक सिस्टम के लिए एक सही कंपनसेटर यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये बात समझना, है ना। सही मेडिसिन, सही कंपनसेटर। अब हम ये जज करेंगे, जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हो ना,
कि डॉक्टर साहब मेरे गले में दर्द है, मेडिसिन दे दो, तो मेडिसिन देता है। वैसे लोग आपके पास आएंगे अपने सिस्टम को लेके कि सर मेरे सिस्टम में इसका ट्रांजिट रिस्पॉन्स बहुत वीक आ रहा है, सर कुछ कर दो सर। अच्छा कम वीक आ रहा है, लो लीड कंपोजिटर लो लैग कंपोजिटर लो, अच्छा ये लीड लैग कंपोजिटर ले लो। तो इस टाइप की हम लोग यहाँ पे मेडिसिन करेंगे, मतलब ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। ओके, एक होता है हमारे पास यहाँ पे स्टेट स्पेस एनालिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं बात करूं कि जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया है ये तो एक मतलब एक इमेजिनरी दुनिया है, मतलब एक रियल वर्ल्ड नहीं है। स्टेट स्पेस एक रियल वर्ल्ड है। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो सिस्टम होगा ये आपको ही पता है, एक सिस्टम के लिए एक इनपुट नहीं हो सकता, मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। किसी भी सिस्टम के लिए कभी एक इनपुट काम नहीं करता, मल्टीपल इनपुट काम करते हैं, और उस सिस्टम के मल्टीपल आउटपुट होते हैं। स्टेट स्पेस में हम क्या करेंगे, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम को लेकर हम उसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ने के बाद हमारा ऑलमोस्ट कंट्रोल सिस्टम पूरा कवर हो जाएगा, और ऑलमोस्ट आपसे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपना पहला चैप्टर आज के इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और कल से हम लोग क्या करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करने की कला है, या फिर एक टूल है। जैसे टाइम डोमेन में जो सिग्नल है, मान लीजिए वो आपके पास है यहाँ पे क्या, एक्स ऑफ टी, यहाँ पे क्या टी है, तो टाइम डोमेन सिग्नल है, और यहाँ पे एक्स ऑफ एस जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है। तो अगर आप टाइम डोमेन सिग्नल का लाप्लास ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स ऑफ एस। अगर आप एक्स ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स ऑफ टी। तो आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक टूल है जो कि टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कुछ लोगों के दिमाग में डाउट है कि सर ये एक्स ऑफ एस फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे हो गया, फ्रीक्वेंसी तो एफ होता है लेकिन यहाँ पे तो एस लिखा है, ये कैसे हो गया। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्स ऑफ टी को आपने एक्स ऑफ एस में कन्वर्ट कर लिया, एस की वैल्यू होती है यहाँ पे जे ओमेगा, ओमेगा वैल्यू होती है यहाँ पे क्या, 2 पाई एफ, एफ यहाँ पे होता है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो कुल मिला के आप एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एस में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आप उसको टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्ट कर रहे हो। अच्छा अगर आपके पास एक्स ऑफ टी सिग्नल मिल गया तो एक्स ऑफ एस कैसे निकालोगे मैथमेटिकली, तो आपको क्या करना है, जो आपका इनपुट सिग्नल है जो कि एक्स टी सिग्नल है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है ई की पावर माइनस एस टी का, और उसको इंटीग्रेट करना है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ एस मिल जाएगा। ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो गया। कुछ लोग पूछे सर हमने बहुत जगह देखा है कि जो लिमिट है ना, कभी ये 0 टू इंफिनिटी रहती है, कभी ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी रहता है। तो मैं बता दूं कि जब कभी भी आप ये देखते हो ना कि आपकी लिमिट क्या है, 0 से इंफिनिटी है, उसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और जब कभी भी हमारी लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगी उसको हम बोलते हैं बायलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स होते हैं, है ना, तो उनको हम देखते हैं। एक हमारे पास होता है यूनिट इंपल्स सिग्नल। यूनिट इंपल्स सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जिसमें कि आपके t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ऑलमोस्ट हर एक जगह पे सिग्नल की वैल्यू 0 होगी, हर एक टाइम पे इंफॉर्मेशन 0 होगी। बस t इक्वल टू 0 माइनस से लेके 0 प्लस के बीच में सिग्नल प्रेजेंट होगा। मतलब 0 माइनस पे सिग्नल उठा और 0 प्लस पे आके खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि -1 प्लस 1, नहीं, 0 पे जैसे स्टार्ट होने वाला था ना उस टाइम पे ऊपर गया, और कितना ऊपर गया, इन्फिनिटी ऊपर गया। मतलब कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितना ऊपर जा रहा है ये, तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका, इन्फिनिटी है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे 1 क्यों लिखते हैं, यूनिट क्यों बोलते हैं, यूनिट इंपल्स सिग्नल। फिर यहाँ पे यूनिट क्यों बोला गया जब इसका मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है, तो इसको यूनिट इसलिए बोला है क्योंकि इसका एरिया यूनिट होता है, इसका एरिया बनोगा। मतलब यहाँ पे 0 माइनस से 0 प्लस तक गया और यहाँ पे इन्फिनिटी तक गया, तो इसका जो ये एरिया बनता है यहाँ पे ये, दैट एरिया इज 1, ठीक है। ओके, इसको हम डेल्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और कोई पूछे डेल टी की वैल्यू क्या होगी, तो डेल टी इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर टी इक्वल टू 0 एंड टी इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये हमारा हो गया यूनिट इंपल्स सिग्नल, बहुत ज्यादा यूज होगा कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। एक होता है हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप मतलब ये होता है कि टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में इसकी वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी के बीच में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में इसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 से इन्फिनिटी के बीच में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
1 हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। इसको हम u ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीके से बोला जाए तो एक स्विच को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके घर पे जो स्विच होगा ना, मान लो वो अनंत काल से बंद है और जिस टाइम पे आप स्विच को ऑन करते हो वो आपका टी इक्वल टू 0 है। मतलब आपका फैन पे आप जो इनपुट दे रहे थे पहले तो 0 था जब तक आपने स्विच ऑन नहीं किया, जैसे स्विच ऑन किया आपका इनपुट जाना शुरू हो गया। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे चल के मैं स्विच के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, आगे बात करें हम यूनिट रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल आपका ऐसा कुछ होगा टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और ये टेढ़ा जाएगा। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आर ऑफ टी इक्वल्स टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 होगी फॉर टी लेस देन 0, है ना। इसको हम टी यूटी के फॉर्म में भी बोलते हैं। ठीक ठीक है, टी यूटी बोलते हैं। अब कोई पूछेगा इसको यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका स्लोप 1 होता है, इसका स्लोप 1 होगा, इस वजह से हम इसको यूनिट रैंप सिग्नल बोलते हैं। हम पैराबोलिक सिग्नल के बारे में बात करें तो पैराबोलिक सिग्नल हमारे पास क्या होता है, पी ऑफ टी हमारे पास होता है टी स्क्वायर बाय 2 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0। पी ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 यू ऑफ टी। तो ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा पैराबोलिक सिग्नल टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, वो देख लीजिए। डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1, यू ऑफ टी का होता है 1 बाय एस, रैंप का होता है या फिर टी यू टी का होता है कितना, 1 बाय एस स्क्वायर। टी स्क्वायर बाय 2 यू टी का होता है 1 अपॉन एस क्यूब। ठीक है, और e की पावर माइनस ए टी का होता है 1 अपॉन एस प्लस ए, ई की पावर प्लस ए टी का हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस, याद रखना है माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, साइन ए टी का होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस ए टी का होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टी की पावर एन यू टी, तो क्या करोगे एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। साइन एच ए टी कितना हो जाएगा, जो ये था फॉर्मूला सेम, बस यहाँ पे बीच में नीचे में क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। कॉस एच ए टी, यहां पे क्या करोगे, जो इसका फॉर्मूला सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कुछ सिग्नल्स थे जो कि मैंने के आपके फॉर्मूले बता दिए। चलो इन पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स टी कोई सिग्नल है, उसका लाप्लास एक्स एस है, तो अगर मैं e की पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स एस माइनस ए हो जाएगा, या फिर e की पावर माइनस ए टी कर दूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एस प्लस ए हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है जिसको बोलता मैं यहाँ पे आपका क्या फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम भी बोलते हैं, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। एक हमारे पास होता है यहाँ पे क्या, एक्स टी सिग्नल है, एक्स ऑफ एस है, अगर मैं यहाँ पे टाइम को शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एस टी नॉट एक्स ऑफ एस हो जाएगा। इसको बोलता है आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। या फिर यहाँ पे मैं एक्स टी प्लस टी नॉट कर दूं तो क्या हो जाएगा, e की पावर एस टी नॉट एक्स ऑफ एस। अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ये एक इनकम्प्लीट फॉर्मूला है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन वगैरह भी आती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको कब बताऊंगा, जब आप लोग सिग्नल सिस्टम में आएंगे तब। वैसे ही अगर आप xt को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे अपॉन में ऐसा आता है, डिफरेंशिएट करने पे मल्टीप्लाई पे आता है, इंटीग्रेट करने पे आपके डिवीजन पे आ जाता है। कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर 5 ut दिया है तो इसका लाप्लास कितना होगा, 5 अपॉन एस, e की पावर 2t ut, फॉर्मूला कितना 1 अपॉन एस माइनस 2, एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए होता है। t की पावर 5 ut कैसे करोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 5 प्लस 1, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 120 अपॉन एस की पावर 6। अब एक क्वेश्चन दिया है t की पावर 3 e की पावर माइनस 2t ut, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखना सबसे पहले ut कितना होता है 1 अपॉन एस। ठीक है, अब t की पावर 3 लगा दिया आपने तो कितना हो जाएगा, कैसे करोगे आप इसको, 3 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन एस की पावर 4, ये हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या लगाया, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम, e की पावर माइनस 2t से मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसमें, तो क्या हो जाएगा, जहां जहां पे s था वहां पे क्या हो जाएगा, s प्लस 2 हो जाएगा, तो 6 अपॉन एस प्लस 2 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 5 साइन 2t e की पावर माइनस 3t ut, इसका लाप्लास कितना होगा, तो कैसे करोगे ये भी चेक कर लो आप लोग। कैसे करना है, देखो साइन 2t, देखो 5 साइन 2t ut कैसे करोगे, तो कितना 5 साइन t 2t ut कैसे करोगे, 5 इंटू 2 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इतना आ गया।
अब आपको यहाँ पे लगाना है क्या, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम, मतलब e की पावर माइनस 3t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जहां जहां पे s है वहां पे क्या हो जाएगा, s प्लस 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 अपॉन s प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, है ना। मैंने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँ। तब भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और मेरा जो फोकस है वो मार्केटिंग पे नहीं है, मेरा हमेशा जो फोकस था वो क्वालिटी कंटेंट पे था। तो ये जो मार्केटिंग वाला जो काम है ये आपके ऊपर है ना, आपके ऊपर मतलब ये आपको ही शेयर करना है, ये आपको दूसरों तक पहुंचाना है। मैं इसके लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो आप इसको अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, अपने मम्मी पापा लोग को, जो फैमिली वालों को हाइड कर दीजिए कि भाई ये क्या हमेशा स्टेटस लगाते रहता है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको पर्सनली शेयर मत करिए, आप स्टेटस पे लगा लीजिए, जिनको देखना होगा देख लेंगे, जिनको पढ़ना होगा पढ़ना तो पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं, अगर नहीं पढ़ना तो क्या कर सकते हैं अपन, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना अपन कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को, मतलब जो हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको पूरा पूरा कवर करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड डे, ऑल द बेस्ट।